नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें सबसे पहले बंगाल की खबर के साथ। देखिए, एफआईआर दर्ज करने में जो 14 घंटे की देरी हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार घिर गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित तमाम अन्य पेपर्स ने भी इस खबर को जगह दी है। प्रमुखता से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छापा है। कोलकाता डॉक्टर डेथ केस में सुनवाई पूरी। करीबन 2.5 घंटा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर काम पर लौटने को तैयार हैं, पर राज्य सरकारों को सुरक्षा के लिए कदम उठाने ही होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया गया है कि राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक करते हुए सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाएं। 1 हफ्ते में ये काम हो जाए और राज्य सरकारें 2 हफ्ते में कदम उठा लें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को दोबारा सील करने का निर्देश दिया है। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम आदेश दिए हैं। डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने को कहा है। तो आपको बता दें कि जेबी पादरीवाला, डीवाई चंद्रचूड़, सीजेआई सहित 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और पूरे मामले में 14 घंटे की देरी से जो बंगाल में रिपोर्ट दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इस पर बंगाल सरकार घिर गई है। देखिए, अब अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम बड़ी बातें कही। देखिए, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल को जो सरकार है उसे कटघरे में खड़ा किया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए भी कहा गया कि आप न्याय और जुडिशरी में इस तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। अपील की जा रही है कि आप वापस काम पर लौटें। देखिए, शीर्ष कोर्ट ने कहा न्याय व चिकित्सक कभी हड़ताल पर नहीं हो सकती है। इस बीच 14 घंटे की देरी से सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ पर देरी क्यों बढ़ती गई, ये तमाम बड़े सवाल पूछे गए। पुलिस ने पूछा एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम कैसे करा दिया, ये बड़ी बात पूछी। बिल्कुल, यहाँ पर दीपिका, जब जिस दौरान आप बोल रही थी, देखिए जब खबर हम बता रहे थे तभी मैंने कहा था कि कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को कवर किया है, क्योंकि मसला जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही घेरा है और सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने में जो 14 घंटे की देरी हुई है उस पर बंगाल सरकार फिलहाल घिर गई है। ये देखिए, दीपिका ने भी आपको पेपर दिखाया है कि उस न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज पर ये खबर छपी हुई है और मैं आपको अमर उजाला दिखा रही हूँ। अमर उजाला में भी फ्रंट पेज पर ये खबर छपी है और ये खबर जो मोटी हेडलाइन के साथ में है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार घिर गई है। दीपिका, जाहिर सी बात है तमाम तरह की बातें भी कही गई हैं और इस बीच आपको बता दें पुलिस पे भी ये पूछा गया कि आखिरकार आपने पोस्टमार्टम पहले कैसे करा दिया, पहले एफआईआर दर्ज कैसे नहीं हुई। ये तमाम बड़ी बातें पूछी गई। देखिए, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, ये भी डॉक्टर से कहा कि 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतर के यूं खड़े हुए हैं। यदि हम भी सड़क पर उतर आए, उन्होंने अपनी बात भी कही, यदि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी भी सड़क पर उतर आए तब फिर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको भी स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। डॉक्टर से भी उन्होंने ये अपील की है कि देखिए, आप अपने काम से किनारा नहीं कर सकते। जो काम है सभी का वो काम किया जाएगा, न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन आप जल्द से जल्द काम पर लौटे, क्योंकि मरीज जो है बेहद परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी हड़ताल कभी नहीं देखी है, ये कहा। और यदि डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, देखिए उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर के वकील ने कोर्ट को बताया कि विरोध करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि एक बार जब वे काम पर लौट आएंगे तो हम अधिकारियों पर प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाएंगे। अगर डॉक्टर काम पर नहीं करेंगे तो सार्वजनिक ढांचा कैसे चलेगा। पीठ ने कहा इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो आप हमारे पास आइए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि इतना लंबा वक्त हो गया है, आप यूँ सड़कों पर उतरे रहेंगे तो मरीजों का क्या होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा। ये स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, इसका ख्याल भी आप ही को रखना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ख्याल रखने का जिक्र किया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने और उसके साथ में एक बात का जिक्र और किया है कि पहले तो जैसा कि दीपिका आपको बता रही थी कि शव का जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम है वो बहुत पहले करा दिया गया था
और पूरे मामले में लूप होल समझिए कि सबसे पहला क्या था। पहले जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके माता पिता को दीपिका आत्महत्या बताई जाती है। कहा जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर की आत्महत्या उसने कर ली है और उसके बाद आत्महत्या कर ली, और जब वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल तो उनको शव को देखने भी नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद शव को सुपुर्द करने में देरी की जाती है। अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार के बाद रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में रेज हुई हैं और खुद सीजीआई ने बोला है कि ये देरी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जाहिर सी बात है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दे कहा कि 30 वर्षों में ऐसी लापरवाही नहीं देखी है, अपील के बाद काम पर लौट जाइए। एनबीटी ने भी इस खबर को जगह दी। आपको भी ये खबर हमने दिखाई ही थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी में किस तरीके से ये कहा गया है कि देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाया, कहा कि ऐसे गंभीर मामले में लापरवाही तो बढ़ती गई है। इससे पहले सीबीआई, कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थित रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 अगस्त को मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। बिल्कुल दीपिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 वर्षों में ऐसी लापरवाही नहीं देखने को मिली है। अपील के बाद काम पर लौटे डॉक्टरों से ये कहा है। और उसके अलावा सबसे खास बात क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ये ग्रे में हेडलाइन दिख रही होगी कि जो भी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ऐसे डॉक्टर्स जो प्रदर्शन करना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर लग रहा है कि कोई ठोस निर्णय निकलकर अभी तक सामने नहीं आया, तो अपनी ड्यूटी आप कंटिन्यू कीजिए। ड्यूटी देने के बाद आप प्रदर्शन का हिस्सा बन सकते हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डॉक्टरों से ड्यूटी पर नहीं है तो उपस्थिति दर्ज करने को नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कार्रवाई से बचने की बात जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जो लोग अपनी सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना ठीक बात नहीं है। संविधान का ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार की पालना तो हर एक इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, राज्य को और देश को भी करना चाहिए। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम तरह के सवाल किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। 9 दिनों तक जो जांच की गई उसका हवाला भी दिया गया था। इसी बाबत कल सुनवाई होनी थी। तमाम बड़ी बातें सामने आई। कहा कि देखिए, ये तो लाजमी है कि सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है और ये कोर्ट ने भी माना है। लेकिन अब देरी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें कोर्ट ने मामले में डीजीआई, जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। इसमें जस्टिस पारदीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच भी शामिल है। इस बीच आपको बता दें कि रेप केस में एफआईआर पर कोर्ट सख्त हुआ। अच्छा, सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई। पूर्व प्रिंसिपल समेत 5 के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी बात है, ये आप समझ लीजिए कि सीबीआई आरआरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना है और इसके लिए सीबीआई को गुरुवार को कोर्ट से परमिशन मिल गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि शुक्रवार को ये टेस्ट शुरू होगा, यानी कि आज टेस्ट शुरू हो जाएगा। सीबीआई घोष और घटना के दिन ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टरों की लाई डिटेक्टर जांच इजाजत के लिए उनको लेकर भी गई थी। आज की यदि हम बात कर ली जाए तो आज भी देखिए, आपको बता दें कि जो आरोपी है उससे सघनता से पूछताछ की जाएगी। उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट अब किया जाएगा, जो कि अब बहुत लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए अब चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पशु की प्रवृत्ति जैसी यौन विकृति से ग्रस्त व्यक्ति है दुष्कर्म का आरोपित संजय राय। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। संजय राय की सीबीआई ने साइको एनालिटिक प्रोफाइल कराई है। इसके जो रिजल्ट सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। संजय राय एक पशु प्रवृत्ति वाला यौन विकृत व्यक्ति है, जबकि देखने में वो एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लगता है। उससे जानने वाले उसे बहुत ही सीधा व्यक्ति
तस्वीर उसकी पेश करते हैं, लेकिन पार्श्विक प्रवृत्ति जैसी यौन विकृति से ग्रस्त है ये व्यक्ति। देखिए ये व्यक्ति जो संजय राय जिसका नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता था, लेकिन और आसपास के लोगों को भी बहुत सीधा लगता था, पर ये इंसान सीधा नहीं था। इस बात का टेस्ट जब उसकी माइंड मैपिंग कराई गई तो इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए पूजा, जब उसकी टेस्टिंग हो रही थी, खबर में छापा भी गया पेपर में कि उसको इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था जो उसने किया। वो उस बात को सहर्ष स्वीकार रहा था और बहुत इजीली वे में बताते, यानी कि जो पूछताछ करती है टीम, उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्या कुछ कहा जरा जान लीजिए। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने संजय राय के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की गहन जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने अपनी विकृति और क्रूरता को स्वीकार किया। इस दौरान उसने किसी भी तरह की शर्म या पछतावे का कोई संकेत नहीं दिया। बता दें, संजय के मोबाइल फोन से पॉर्न वीडियो भी मिले हैं। कहा जा रहा था कि वो उस वक्त भी पॉर्न वीडियो देख रहा था और इसके अलावा ये भी पता चला कि वह वैश्यालय भी जाता था। संजय पर पहले भी महिला डॉक्टर, मेडिकल छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। तो फिलहाल देखिए, पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय की जो साइको एनालिटिक जांच की गई, जो नतीजे आए, उसने उसकी विकृति को, जो उसकी मानसिक विकृति है, उसे खोल दिया, सबके सामने ला दिया। हालांकि जो आसपास के लोग थे वो समझते थे कि बहुत सीधा साधा एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन ये यकीन मानिए, इंसान के बीच में उसके भीतर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। और संजय भी कुछ ऐसे ही विकृत मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये इस टेस्ट के जरिए सामने आ गया। पूजा, बिल्कुल, देखिए टेस्ट के ज़रिए ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और ये तमाम चीज़ें टेस्ट के ज़रिए ही समझ में आती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत मौन होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन उसके अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, किस तरीके की प्रवृत्ति उसकी है, ये माइंड मैपिंग से ही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में संदेश दिया। कहा, किसी भी समस्या का हल रणभूमि में नहीं है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत का ये रुख दोहराया कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीएम ने कहा कि दोनों देशों को लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, बातचीत, कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान करना चाहिए। मोदी ने पोलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध का स्तर बढ़ाकर इसे रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने की भी घोषणा की है। तो फिलहाल देखिए पूजा भी इस खबर को दिखा रही हैं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। तो रणभूमि में नहीं हो सकता किसी भी समस्या का समाधान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और ये पहली बार नहीं है, जबकि रूस के राष्ट्रपति से भी जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी थी तब भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया था, आतंकवाद का जिक्र किया था, युद्ध का जिक्र किया था और मानवीय मूल्यों का भी जिक्र किया था। और इस बीच जब यूक्रेन प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले, हालांकि ट्रेन से पहुंच रहे हैं यूक्रेन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में ही यूक्रेन पहुंचने की नींव रख दी थी और कहा था कि रणभूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देखिए, हम जानते हैं कि वर्षों से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्धात्मक स्थितियां बनी हुई हैं। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों लोग यूक्रेन हो या रशिया के तमाम क्षेत्र वहां पर बेघर हो गए हैं। अपने घर, उनकी जो पूरी संपत्ति है, उसके अलावा उनका पूरा जीवन दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि रशिया और भारत के बीच में संबंध चूँकि बहुत अच्छे हैं और पुतिन से मिलते रहते हैं प्रधानमंत्री, इस बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की 2 से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं और बहुत आशान्वित होकर मिले हैं दीपिका। और ये जो उनकी आशावादी प्रवृत्ति है वो भारत के प्रति एक तरीके की डिपेंडेंसी और विश्वास दोनों जताती है। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि आज हालांकि जेलेंस्की से मुलाकात उनकी होनी है, पोलैंड के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि 10 घंटे का जो सफर बताया जा रहा है, अभी वो जस्ट पहुंचने वाली हैं, कुछ वक्त के बाद पहुंच जाएंगे। इसके बाद जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। ट्रूडो से उनकी
मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें की। मोदी ने टस्क के साथ बातचीत में कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। किसी भी संकट में निर्दोष लोगों को जान जाना पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर तैयार हो गया है। हम शांति बहाल करने के लिए बातचीत का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ हर संभव मदद के लिए तैयार है। पोलैंड के पीएम टस्क ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध में शांतिपूर्ण अंत के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि भारत इससे अहम भूमिका निभा सकता है। पोलैंड को लेकर देखिए तमाम बड़ी बातें की गई, इसलिए कहा गया। देखिए पोलैंड भी आपको बता दें कि नेटो का एक सदस्य देश है और यही एक बड़ी वजह भी आपको याद होगा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो सिर्फ नेटो के सदस्य देश में शामिल होने की वजह से युद्ध हुआ था। हालांकि 45 साल के बाद आपको बता दें कि कोई प्रधानमंत्री देश का ऐसा जो कि पोलैंड के लिए रवाना हुआ है। इससे द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होंगे ही, जो व्यापारिक संबंध है उनको भी बल यहाँ पर मिलेगा। इस बीच आपको बता दें पोलैंड के तमाम जो राष्ट्रपति बड़ी बातें कहते नजर आए कि देखिए जो रुख कहीं ना कहीं भारत का एक तटस्थ भूमिका में भारत युद्ध को लेकर नजर आता है तो ये काबिले तारीफ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बदलापुर मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया, कहा बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, चुप्पी के लिए स्कूल पर करें कार्रवाई। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे के बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले का संज्ञान लिया। गुरुवार को मामले में सुनवाई की गई है। इस दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस विभाग पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने बदलापुर में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस की जांच में देरी पर सवाल खड़े किए। देखिए यहाँ पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। भले ही अमर उजाला ने इसको डुअल कॉलम में, यहाँ पर देखिए इसको डुअल कॉलम बोलते हैं, डुअल कॉलम में भले जगह दी हो, लेकिन खबर का असर बहुत बड़ा है। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है बदलापुर मामले की। बदलापुर की जो घटना थी आपको याद होगा, 4 के करीब बच्चियाँ थीं और उनकी उम्र भी 3 से 4 साल की थी। नर्सरी क्लास में पढ़ रही थी बच्चियां जिनके साथ में यौन हिंसा हुई है, यौन उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद पूरा का पूरा ठाणे क्षेत्र सड़कों पर आ गया। कई क्षेत्रों में जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको बंद कर दिया गया, ट्रेन रोकने तक का काम किया गया। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बच्चियां भी अगर सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे कैसे चलेगा, चुप्पी के लिए स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे खास बात क्या है पूरे मामले में, देखिए स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी पूरे मामले में कोई अपडेट सामने आया ही नहीं है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। यही संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है कि प्रशासन को कुछ तो बोलना चाहिए। हम अपने बच्चों को स्कूल बहुत विश्वास के साथ सीखने के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ पर सुरक्षात्मक माहौल नहीं होगा तो बच्चियाँ अपने दिमाग का विकास कैसे करेंगी। अगर वो सुरक्षित ही वहाँ पर नहीं हैं तो आगे वो अपने भविष्य के बारे में कैसे सोच सकती हैं और उनके पेरेंट्स कैसे कह सकते हैं कि तसल्ली के साथ घर में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भले ही आपको लग रहा हो कि ठाणे बंद कर दिया गया, रेल रोक दी गई, बहुत छोटा मामला होगा, नहीं, बहुत बड़ा मामला है। 4-5 साल के मासूम बच्चे, सोचिए जिन्हें ककारा पढ़ना नहीं आ रहा है। 3 और 4थी क्लास की बच्चियां थी, ये 3 और 4 साल की बच्चियां बताई गई थी, जिसके साथ वही के यानी कि स्कूल के ही एक कर्मचारी ने यौन शोषण किया, बाथरूम के भीतर ले जाके किया गया। हालांकि इस मामले को इसलिए प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि बदलापुर का, यदि हमारे तमाम रिपोर्टर से जब जिक्र किया गया था, बदलापुर की जो आबो हवा है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस पर भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं, इसीलिए एक निजी स्कूल बताया गया था। इस निजी स्कूल में इस तरह का कृत्य हुआ। अब देखिए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस ने बयान दर्ज करना अब शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस को गंभीरता से इस बाबत जांच करनी होगी, क्योंकि इस मामले में पीड़ित दूसरी लड़की का आज बयान दर्ज होगा, क्योंकि कल एक लड़की का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। अब आज मामला दर्ज होगा। अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। लेकिन आप ये समझिए कि स्कूल के ऊपर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि देखिए बच्चियां यदि शिक्षा क्षेत्र में यानी कि शिक्षा गृह में जो विद्यालय होता है, वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहां भी बच्चियां सुरक्षित नहीं होगी तो फिर बच्चियां कहाँ सुरक्षित होंगी। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया गया है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 14 साल की नाबालिग के साथ में कथित सपा के नेता ने
दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और उसका सहयोगी भी साथ में मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला प्रशासन ने गुरुवार को सामूहिक बलात्कार के आरोपी मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से गिरा दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मोइन खान समाजवादी पार्टी का सदस्य है। अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पूरा कलंदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भदरसा कस्बे में बेकरी चलाने वाले मोइन और उसके कर्मचारी राजू खान को 2 महीने पहले 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और इस कृत्य को रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये घटना तब प्रकाश में आई जब मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। दोपहर करीबन 1:30 बजे बुलडोजर ने भदरसा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराना शुरू कर दिया है। पुलिस के हिसाब से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली था। वहां से संचालित होने वाली एक बैंक शाखा को ध्वस्त करने से पहले स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो मोइद खान है, इस पर आरोप लगा था किस तरीके से इसने तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको हड़पा और उन पर अपने जो मकान है, दुकान है, यानी कि अपनी संपत्ति को बनाया। सबसे पहले आपने देखा ही होगा किस तरीके से पहले कार्रवाई चली थी, यानी कि बुलडोज़र चला था इसकी खुद की दुकान पर। इसके बाद अब बुलडोज़र चला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मोइद की जो घर है वो कब्रिस्तान की जगह पर बनाया गया है। अब देखिए, आगे कार्रवाई ज़रूर रंग लाएगी, आगे कार्रवाई और बढ़ेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये साबित कर दिया कि आतंकवादी, माफ कीजिएगा, जो इस वक्त अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो उनके गैर कानून तरीके से इख्तियार की गई जमीन जायदाद है उनको ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई यूं ही चलेगी और ये नजीर कल पेश की गई। चलिए, बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी मोइन और उसके साथी राजू की कई संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। उसके घर तक को ध्वस्त किया गया, जो कि जैसा कि दीपिका ने बताया कि कब्रिस्तान वाली ज़मीन पर बना हुआ था। और ख़ास बात क्या है कि मोइन के घर में ही भदरसा चौकी चल रही थी, उसको 12 साल बाद स्थानांतरित किया गया था। चलिए, खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा आप, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलकायदा के 14 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, देखिए, खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। उसके मंसूबे बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले थे। इस मॉड्यूल के ज़्यादातर युवा खतरनाक आतंकी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान व अन्य देशों में अलकायदा कैंप में जाने की फिराक में थे। कुछ युवाओं का तो पासपोर्ट तक बन चुका था। तो दिल्ली पुलिस अधिकारियों की ओर से इस बात का खुलासा किया गया है। देखिए, ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। राजस्थान के भिवाड़ी से 6, झारखंड से 8 आतंकियों को पकड़ा गया है। मॉड्यूल का जो प्रमुख था वो रांची का बताया जा रहा है। रांची का डॉक्टर इश्तियाक गिरफ्तार हुआ है। मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। दहशत फैलाने के लिए कई स्थानों पर वो रैकी भी कर चुके थे। ये तमाम बातों का खुलासा किया गया है। रांची से अलकायदा के इस मॉड्यूल का प्रमुख पकड़ा गया है। आईजी अमोल विनुकांत होमकर ने इस बात का खुलासा किया है। जो झारखंड से तमाम लोग पकड़े गए हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए, बड़ी बात यह है कि 30 से 35 लोग अब तक ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, आगे बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश में बाढ़ का कारण त्रिपुरा बांध नहीं है, एमी, ये बात कही गई है एमी के द्वारा, और द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। विदेश मंत्रालय एमईए ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ त्रिपुरा के डम्बूर बांध के खुलने के कारण आई है। और ये स्पष्टीकरण बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के द्वारा पूर्वी जिलों में बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहराए जाने के बाद आया है। इससे ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के लिए सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। बाद में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की।
और वहाँ स्थित आपको बता दें कि भारतीय मिशन और कर्मियों के लिए बढ़े सुरक्षा खतरों के बारे में चिंता भी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमने बांग्लादेश में इस बात पर चिंता व्यक्त होते देखी है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमाओं पर जिलों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति, त्रिपुरा में गुमटी नदी के ऊपर डंबूर बांध के खुलने की वजह से हुई है। ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ये आपको बता दें कि भारतीय उच्च आयोग की तरफ से इस बात की क्लियरिटी दी गई है कि आप भले ही हमें ब्लेम करते रहें, लेकिन ये त्रिपुरा डैम की वजह से, डंबूर डैम की वजह से नहीं है। देखिए, आपको बता दें त्रिपुरा फ्लूड सिचुएशन ग्रिम टूल द रिचेस्ट ट्वेल, और देखिए इस तरह की जो खबरें वो सामने आई, बांग्लादेश फ्लड्स नॉट ड्यू टू द त्रिपुरा डैम, ये साफ तौर पे कहा गया। देखिए इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं लगातार भारी बारिश की वजह से एक दूसरे पर, यहाँ पर साफ तौर पे आपको बता दें कि बांग्लादेश का कहना कि आपकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई है, लेकिन यहाँ पर अब साफ तौर पे कह दिया गया है कि देखिए आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, ये जो ब्लेमिंग है दैट्स नॉट गुड, इंडिया डिसमिस द रिपोर्ट। देखिए इस खबर को जगह दी गई है इंडियन एक्सप्रेस में, इस पूरे बात को डिसमिस किया, डिनाई कहीं ना कहीं कर दिया गया है सरकार की ओर से। इस खबर को देखिए अलग तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में भी जगह दी गई है, द इंडिया डिसमिस रिपोर्ट्स ब्लेमिंग त्रिपुरा डैम फॉर द बांग्ला फ्लड्स। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि ये साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए हमारी वजह से नहीं है जो बांग्लादेश में फ्लड आई हुई है। द थर्सडे कॉल रिपोर्ट्स इन द बांग्लादेश दैट द current flood situation district on the eastern border of the neighboring countries has been the caused by the opening Tripura's Jambal Dam was the faculty in the correct। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी गलती नहीं है, ना हमारी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। आपको याद होगा कि शेख हसीना जिस दौरान प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उस दौरान शेख हसीना 3 से 4 बार इंडिया आ चुकी थी और तीस्ता नदी को लेकर के समझौता भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। लेकिन अब जबकि हालात बांग्लादेश के अंदर चेंज हो चुके हैं, तो बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर के त्रिपुरा के डंबूर बांध को, जो वहाँ का बांध है, उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जैसे ही डैम के गेट खोले जाते हैं वैसे ही बांग्लादेश के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि स्थितियाँ इससे विपरीत थी। त्रिपुरा और असम जैसे क्षेत्र बांग्लादेश के से आने वाली कई नदियों की वजह से हमेशा बाढ़ ग्रसित रहते थे। लेकिन अब बांग्लादेश ने, जब बांग्लादेश के हालात, सरकार, सब कुछ बदल चुका है, तो बांग्लादेश ने उल्टा हिंदुस्तान के ऊपर ये तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू किए, जिसके बाद क्लैरिफिकेशन भारतीय उच्च आयोग की तरफ से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव के पहले गठबंधन बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गठबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए गुरुवार को श्रीनगर में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं से यहां अपने आवास पर मुलाकात के बाद फारूक ने कहा, गठबंधन पटरी पर है, ये सफलतापूर्वक काम करेगा। माकपा के एमवाई तारिगामे भी इसका हिस्सा हैं। सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले चुका है। ये जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के लिए है। कई वर्षों तक निर्वाचित सरकार के अभाव में जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी शक्तियों के साथ राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। हम इसके लिए लड़ेंगे। देखिए अब बात कही गई है कि एक साथ एक फॉर्मूला तय किया जाएगा सीट शेयर को लेकर। बहुत जल्दी बात हुई कल। देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद थे राहुल गांधी तमाम बड़ी बातें कही कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। फिलहाल देखिए अब चूँकि चुनाव होने हैं और धारा 370 के बाद से अभी तक कोई चुनाव नहीं हुए, चुनाव की दरकार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब वहाँ के माहौल को सुधारना, जो कि धीरे धीरे सुधर भी रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ के बाशिंदों को अब दरकार है कि इसे यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाने की कोशिश करें। तो देखिए कांग्रेस अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और गठबंधन में आने का प्रयास है। एनसी के साथ में ये जो गठबंधन है, अलायंस है,
कांग्रेस ने इस्टेब्लिश करने के लिए ऐलान भी कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हालांकि आपको याद होगा कि जिस दौरान चुनाव आयोग ने इलेक्शंस के लिए घोषणा करी थी, उस दौरान राजीव कुमार ने जिस दौरान घोषणा करी थी, उस दौरान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों की तरफ से बयान आया था कि चुनाव कराने में बहुत तेजी कर रही है केंद्र सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो बैरिगेटिंग्स हैं उसके अधीन ये फैसला दबाव में लिया जा रहा है। चलिए पूजा आगे बढ़ी। बिल्कुल, देखिए, ऑटो टैक्सी यूनियंस की हड़ताल से शहर के कई हिस्सों में यात्री फंसे हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। शहर के कई इलाकों में यात्रियों को गुरुवार को आखिरी मील तक कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ऑटो रिक्शा देखिए आपको बता दें, हाँ बिल्कुल, ऑटो रिक्शा चालक हो गए, टैक्सी चालक हो गए, यूनियंस हो गए, जो ऐप आधारित कैब हैं, जो कि एग्रीगेटर्स हैं, उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ये 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कल हो चुकी है। निश्चित रूप से कई यूनियंस ने हड़ताल से बाहर रहने का फैसला किया है, लेकिन इसका असर सीमित क्षेत्रों में महसूस किया गया। दिल्ली में उबर, ओला जैसी एग्रीगेटर सेवाओं का उपयोग करने कैब बुक करने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें सर्च प्राइसिंग का सामना करना पड़ा, जो अक्सर सामान किराए से दोगुना अधिक होता है। 14 टैक्सी ऑटो यूनियंस के एक समूह ने 7 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, परिवहन मंत्री, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को संबोधन में एक पत्र में हड़ताल की घोषणा पहले ही कर दी थी। तो फिलहाल देखिए, हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि स्ट्राइक तो की गई है, लेकिन इसका मिला जुला असर ही सामने आया है, जो कि तमाम तरह की बातें कही गई थी। और क्या इसका असर आगे होगा, क्योंकि कल तो देखिए जिस तरीके से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन प्राइवेट टैक्सी तो अवेलेबल थी। अब ये कहा जा रहा है कि क्या 2 दिनों की जो हड़ताल की गई है, इसका कोई असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो लगातार आपको बता दें, क्षेत्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से जो हड़ताल कॉल की जा रही है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जो कैब की फैसिलिटीज़ हैं, उसी को लेकर हड़ताल की गई थी। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी चालक 2 दिन की हड़ताल पे, यानी कि आज दूसरा दिन है, यात्रियों को इससे परेशानी हुई है। तो ज़रा और तफसील से आपको बता देते हैं। ऐप एग्रीगेटर बेस्ट ऑटो टैक्सी बाइक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कुछ कहा गया है जो मांग है, तो फिलहाल देखिए मांग भी समझ लीजिए। दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के उपाध्यक्ष आरएस राठौर का कहना है कि यात्रियों को टैक्सी नहीं मिल पा रही है, परेशानी हो रही है। इसका मुख्य कारण है एग्रीगेटर कंपनियां जो कि गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। हमारे चालकों को पैसा नहीं मिल पाता, सही जो अमाउंट है वो उनको नहीं मिल पाता, यही एक वजह है जो हम हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा भुगतान के साथ ही जो एग्रीगेटर्स द्वारा मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाने से हमारी आजीविका इससे प्रभावित हुई, यानी कि वो बड़े कम रेट्स में जाने के लिए अवेलेबल हो जाती है। इससे हमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक उचित दाम जो है वो हमें मैसर नहीं हो पाता। इसके अलावा 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी मांग है कि ऐप आधारित गाड़ियों को बंद किया जाए, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा कि ऐप आधारित गाड़ियां बंद हो जाएं? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए दीपिका, इसमें 2 पक्ष हैं, 2 पहलू हैं इस पूरे मामले में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन हमको अक्सर, आपको ध्यान होगा दीपिका, कि कई बार जब इमरजेंसी होती है, हमें ऑफिस की कैब प्रोवाइड नहीं होती, या किसी तरह की सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि हमको घर जाना होता है या घर से ऑफिस आना होता है, तो कई बार जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर है वो आपकी गरज देखते हैं या आपको लगता है कि मनमानी रेट मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मनमानी पैसा उन लोगों को शायद नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी ये हड़ताल चल रही है और इसीलिए शायद ये हड़ताल वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हड़ताल कुछ हद तक जायज़ भी है। वो तमाम लोग जो ईमानदारी से कंटिन्यू करते थे उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक तरीके का किराया तय होना चाहिए जगह के लिए और वो किराया सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। और जाहिर सी बात है पूजा, परफेक्शन किसी में भी नहीं होता। यदि आप प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं तब आप मनमाना किराया वसूलते हैं, और जब ऐप आधारित होते हैं तो आपको उनसे परेशानियाँ हो जाती हैं। हालांकि बीच का रास्ता ज़रूर निकालने की कोशिश फिलहाल की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं।
वक्फ जेपीसी बैठक, जी हाँ, विधेयक के इरादे को लेकर विपक्ष और भाजपा में नोकझोंक हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक की विस्तृत समीक्षा शुरू की। इसमें पैनल में विपक्ष के सदस्यों ने इसके पीछे की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्तावित बड़ी संख्या में संशोधन के पीछे औचित्य तर्क पर स्पष्टीकरण मांगा गया। कानून और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके अधिकारियों से कई सवाल दागे गए। समिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विधेयक का बचाव किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई। पैनल की पहली बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मामले हैं उसके मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनसे पूछे गए सवालों के जवाब देने की मांग की गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस नेता नासिर हुसैन के नेतृत्व में पैनल में विपक्षी सांसदों ने कहा कि अधिकारी आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग में तमाम तरह की बातें सामने आई। हालांकि यहाँ पर जो संशोधन की बात की गई है उससे कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर हैं वो उठना लाजमी भी हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से आपको बता दें कि वक्फ का अपना सिक्का चलता है और इसी पे ही कहीं ना कहीं अब नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही थी। हालांकि अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन जरूर किया गया है, इस पर विचार विमर्श जरूर किया जा रहा है। पहली मीटिंग थी। देखिए, पूजा भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में ही तकरार हो गई है। प्रावधानों पर सवाल उठे हैं। देखिए, दीपिका ने आपको पूरी खबर बताई, मैं आपको खबर दिखा रही हूँ। जेपीसी की जो कमेटी थी उसमें ही तकरार हो गई है और अब पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा खबर बता देती हूँ कि क्या है पूरे मामले में। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में ही बिल के प्रावधानों पर सदस्यों के बीच तकरार नजर आई। भाजपा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को लोकसभा ने बिल की जांच करने का काम सौंपा है, जिसके प्रावधानों पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। देखिए, विरोध पहली मर्तबा नहीं पूछा, पहले पूरा विरोध शुरू हो चुका था। जब संशोधन का मसला उठा था तभी कह दिया गया था कि विरोध यहाँ पर होगा ही होगा। हालांकि देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की बात की गई थी और गठन भी हुआ। इस पर कल मीटिंग भी हुई, पहली बैठक ही हुई थी, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ गई है। चलिए पूजा, आगे बढ़ जाएंगे खबरों में हम। लेकिन दीपिका, इस पूरी खबर में एक खास बात यह है कि रहमानी कह रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। उन्होंने कहा है कि नायडू और नीतीश ने बिल का विरोध करने का दावा किया है, वादा किया है, जबकि आप ये समझिए कि ऐसा हो नहीं सकता। गठबंधन में है दोनों ही, और एक बार नायडू तो कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आपका अधिकार नहीं नाम जो है हड़पा जाएगा और मस्जिदों को नुकसान इस बीच नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बात का जिक्र नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि ये जो गठन किया गया है समिति का, इसका लब्बो लुबाब निकल के सामने क्या आता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। किसानों की शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए एक सप्ताह में बनेगी बहुसदस्यीय समिति। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह किसानों की शिकायतों का हमेशा के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए जल्द ही एक बहुसदस्यीय समिति का गठन भी करेगी। तो फिलहाल देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है, तो आपको फिलहाल बता दें कि किस तरीके से इसका गठन करने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय कर रखी है। साथ ही पंजाब, हरियाणा की सरकारों से किसानों के संभावित मुद्दों की समिति की जांच को कहा गया है। पूजा, बिल्कुल, देखिए खास मुद्दा है ये, और इस बीच किसानों को लेकर के साफ तौर पर वो जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि बहुसदस्यीय जो समिति बनाई जाएगी वो जल्द ही पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। किसानों की शिकायत हमेशा के लिए इसका समाधान करने पर फोकस रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस खबर को दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर जगह दी और किस तरीके से सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस बात में
अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख का ऐलान किया है। देखिए, किसानों से बातचीत के लिए 7 दिन में समिति का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है और ये राहत की बात कहीं ना कहीं, क्योंकि शंभू बॉर्डर आपको बता दें अभी तक खुल नहीं पाए हैं। 13 फरवरी से बंद है राष्ट्रीय राजमार्ग। कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ये किसानों से भी, उनके संगठनों से कह चुकी है कि आप इस तरह की दिक्कतें पैदा न करें। अब आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा, क्योंकि इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से ट्रैक्टर ट्रॉलियां तभी से अड़ा रखी हैं। और हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें प्रदर्शनकारी किसानों का मानना जारी रखें। ये भी कहा गया कोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति का गठन करेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कांग्रेस ने अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले के दोषियों को बचाने के भाजपा के आरोप का खंडन किया है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। राजस्थान में विपक्षी कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का खंडन किया कि राज्य में उसकी सरकार ने 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल के मामले में आजीवन कारावास और तमाम आरोपों के तहत जेल काट रहे तमाम लोगों को सजा पाए गए जो हैं लोग हैं, उनको दोषियों को संरक्षण दिया था, जिसमें शहर की 100 से अधिक जो लड़कियां हैं उनको पीड़ित किया गया था। ये कहा गया, देखिए, सत्तारूढ़ भाजपा ने आरोप लगाया है कि दोषियों में से 3 पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने यहां तक कहा कि सेक्स रैकेट में शामिल लोगों को उनके मुकदमे के बाद पॉक्सो विशेष अदालत ने दंडित किया था। देखिए, पूजा भी इस खबर को दिखा रही हैं। देखिए, राजस्थान कांग्रेस refuses BJP's charge on protecting Ajmer sex scandal case convicts, यानी कि राजस्थान कांग्रेस के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सेक्स स्कैंडल के तमाम आरोपियों को प्रोटेक्ट करने का काम कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस ने इन आरोपों को रिफ्यूज कर दिया है। इस बीच both the Congress and BJP have been in power in Rajasthan since 1992 when the scandal was exposed. Where was the scope for giving a clean sheet to anyone? ये यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया है पीसीसी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, जो कि स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों की सरकारें नहीं हैं, लेकिन क्या इस बात की संभावना है कि सेक्स स्कैंडल के किसी भी व्यक्ति के एक्सपोज होने में या उसकी सजा की कमतरी में या किसी भी तरह के हस्तक्षेप में दोनों ही सरकारों का कोई रोल रहा हो, ये कहना बहुत ही गलत होगा दोनों ही गवर्नमेंट्स के लिए, ये वो कह रहे हैं। जाहिर सी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति ने विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार वितरण किया है। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया। साथ ही डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल को विज्ञान युवा और प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी इन तमाम प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बीच द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल को विज्ञान युवा और प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए, साइंस पुरस्कार जो दिया गया है, यानी कि साइंस अवार्ड दिए गए हैं, तस्वीर देखिए बेहद खास तस्वीरें हैं और ये कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन का काम ज़रूर करती है कि नज़ीर पेश करती हैं कि जो तमाम आने वाली पीढ़ी हैं वह भी इससे प्रेरित हो। ये पुरस्कार जो है, ये अवार्ड जो है, यही आपको प्रेरणा का काम करता है, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को इन्फ्लुएंस करता है। तो फिलहाल देखिए, प्रेसिडेंट ऑफर्स साइंस अवार्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप। यदि आपको बता दें, क्लॉकवाइज बताएं तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फ्रेंस की और विजयश्री अवार्ड ऑन द डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और विज्ञान युवा और रॉक्सी मैथ्यू कोल एंड द विज्ञान
Ratna of the Proof Govindarajan Padmanabhan at the राष्ट्रपति भवन ऑन द थर्सडे। तो राष्ट्रपति भवन में इस तरह के जो पुरस्कार वितरण किए गए, जो कि अपने आप में हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका उत्साहवर्धन करने में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो देखिए, सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर रहे हैं नीरज। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। नीरज चोपड़ा ने 22 अगस्त गुरुवार को लोसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। वाकई ये प्रदर्शन जो होता है वो वाकई में शानदार है। 89-49 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अपने अंतिम प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और दूसरे स्थान पर पहुंचे। लेकिन एक बार फिर से 90 मीटर की दूरी से वे जरूर चूक गए। एंडरसन पीटर्स इस दिन सर्वश्रेष्ठ नजर आए क्योंकि उन्होंने मीटिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया और 90.61 मीटर थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। फिलहाल सुर्खियां अखबार की में हम आपको बताने का काम करते हैं कि आखिरकार आज क्या कुछ खास है, क्योंकि आप चाय की प्याली लेकर के बैठे होंगे, कई ऐसी जो खबरें हैं जो आपके काम की हैं उन पर आपकी निगाह नहीं पड़ती है, तो उन खबरों को हम हाईलाइट करने का काम करते हैं और बताते हैं आपको कि खबर के पीछे की क्या है खबर, जिससे होना चाहिए आपको बाखबर। क्यों दीपिका? कोशिश यही रहती है कि बहुत सरल भाषा में हम आप तक वो खबरें पहुंचा पाएं जिसे आप दिनचर्या में ज़रूर देखते हैं, लेकिन समझने में थोड़ी सी कोताही ज़रूर बरतते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।